प्रिय साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले कथा संवाद में सुना कि नत्थु ने सूअर को मार गिराया है और अब वह चैन की सांस लेकर के बैठा है। कथा संवाद को कुछ आगे बढ़ाते हैं। कथा संवाद बदलता है, दृश्य बदलता है। अब कांग्रेस कमेटी का परिदृश्य है। कांग्रेस कमेटी किस प्रकार से अपने कार्यों के माध्यम से समाज में अमन, चैन और स्वतंत्रता के जो कार्यक्रम कर रही है वह किस प्रकार से कर रही है, उसके विषय में चर्चा पर चर्चा हम इस परिच्छेद में करेंगे। आइए साथियों देखते हैं। प्रभात फेरी में भाग लेने के लिए आरंभ में 2 गिने चुने लोग ही पहुंचते थे। बाद में गलियां और बाजार लांघते हुए जिस किसी घर का रास्ते में पड़ता वह तोम खुजलाता, जम्हाइयाँ लेता, साथ में शामिल हो जाता था। हवा में अभी खुश्की थी। रात को कमरे के अंदर सोते थे, फिर भी सुबह सुबह कंबल ओढ़ने की ज़रूरत रहती थी। प्रभात फेरी में शामिल होने वाले बड़ी उम्र के लोग कंटोपे चढ़ाकर आते थे। सेखों वाले बाग की घड़ी ने 4 बजाए। कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के सामने सड़क पर केवल 2-3 व्यक्ति खड़े अन्य सदस्यों की राह देख रहे थे। खुफिया पुलिस के 2 सिपाही साधारण कपड़े पहने थोड़ी दूरी पर अभी से खड़े थे। तभी दूर अंधेरे में रोशनी नजर आई। कोई आदमी हाथ में हरिकेन लैंप उठाए बड़ा बाजार का मोड़ काटकर उस ओर आने लगा था। लैंप की रोशनी के दायरे में उस आदमी का केवल पाजामा ही नजर आ रहा था। लगता था धड़ के बिना 2 टांगें चली आ रही हैं। लो, बख्शी जी आ गए। दूर से पाजामा पहचान कर अजीज बोला। अजीज कमेटी का जो सदस्य है उन्हें पहचान कर बोला, बख्शी जी आ गए। बख्शी जी कहा करते थे 4 बजे का मतलब है 4 बजे, ना 1 मिनट इधर ना 1 मिनट उधर। पर आज वह स्वयं लेट आ रहे थे। बख्शी जी ही थे, बलगमी शरीर वाले ज़िला कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी। उम्र रसीदा आदमी, देह शिथिल पड़ गई थी, पर वह न आए तो कोई भी नहीं आएगा। प्रभात फेरी के लिए कोई पहुंचेगा ही नहीं। उनके नज़दीक पहुंचने पर अजीज़ ने छूटते ही शेर पढ़ा। मुल्ला मियाँ मिसाल ची तीनों एक समान और लोकानुदर्शन चाड़ना आप हने जान। बख्शी ने नज़दीक पहुंचकर अपनी सफाई में कहा, रात देर से सोए, सुबह नींद ही नहीं खुली। फिर दुआ सलाम करने के बाद छूटते ही बोले, मास्टर रामदास नहीं आया? क्वेश्चन मार्क। जवाब अजीज़ ने दिया, वह गाय धोकर आएगा, इससे पहले थोड़ी ही आएगा। हंसी मजाक में बातें हो रही हैं, है ना। थोड़ा जब साथी लोग आपस में मिलते हैं तो इस प्रकार से बातें होने लगती हैं। जब तनख्वाह बढ़वानी थी तब तो रात के 11 बजे भी बुलाओ तो आ जाता था। अब तनख्वाह बढ़ गई है, उसे क्या गर्ज पड़ी है कि वक्त पर आए। दूर अंधेरे में नए मोहल्ले की ओर से ऊंचे लंबे कद का एक आदमी सिर से पांव तक सफ़ेद कपड़ों में मलबूस ढलान चढ़कर सामने की ओर से आता नजर आया। लो देखो आ गए जिनके पल्ले सच है। मेहता जी, तुम सचमुच लीडर लगते हो, लीडर। मेहता जी ने पास आकर और लोगों के बारे में दर्याप्त किया कि अजीज सिंह पहुंचा है या नहीं। देशराज, शंकर, मास्टर रामदास सभी कहाँ हैं? फिर बख्शी जी की ओर मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा था 4 बजे का वक्त देना ठीक नहीं प्रभात फेरी के लिए। प्रभात फेरी साथियों, कांग्रेस कमेटी सुबह सुबह समाज के लोगों को संदेश देने के लिए, जगाने के लिए, वहाँ पर थोड़ा साफ सफाई का काम करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए प्रभात फेरी निकाली जाती है। कभी कभी आप भी देखते होंगे कि जैसे कभी कभी जब कहीं कैंप लगते हैं BA BSc के छात्रों के, तो वह उनके अध्यापक लोग जो हैं उन बच्चों को लेकर सुबह सुबह प्रभात फेरी निकलवाते हैं। तो उसी प्रकार का कार्यक्रम कांग्रेस कमेटी भी कर रही थी। 4 बजे का वक्त दोगे तभी कहीं 5 बजे प्रभात फेरी पर निकल सकोगे।
बख्शी जी ने जवाब दिया, 5 का वक्त देते तो धूप निकल आने पर भी लोग इकट्ठे नहीं हो पाते। खुद तो देर से आते हो और हमें कहते हो यह वक्त नहीं देना चाहिए। वाह, वक्त नहीं देना चाहिए। कहते हुए बख्शी जी ने चादर के नीचे वास्कट की जेब में हाथ डालकर सिगरेटों की डिब्बी निकाली। अजीज़ ने मेहता जी से फिर चुटकी ली। दूर से आप सचमुच लीडर लगते हो मेहता जी। मेहता जी गंभीर भाव से मुस्कुराए, फिर धीमे से अजीज़ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, उस दिन मोटरों के अड्डे पर खड़ा था तो एक आदमी दूसरे से पूछने लगा, क्या वह जवाहर नेहरू खड़ा है? और मेहता जी ने दोनों हाथों से अपनी गांधी टोपी का जाबिया थोड़ा टेढ़ा करते हुए कहा, बहुत लोगों को मुगालता हो जाता है। मुगालता हो जाता है साथियों, कहने का मतलब कि धोखा हो जाता है। उस बात बताते हैं कि कौन खड़े हैं जो सुभाष जी हैं स्वयं को जवाहर नेहरू के ही रूप में दिखने लगते हैं। आप किसी से कम हैं मेहता जी? वाह वाह, आपकी अपनी शख्सियत है। मैं कद में उनसे थोड़ा लंबा हूँ, मेहता जी ने संजीदगी से कहा। नहा कर आए हो मेहता जी? कश्मीरी लाल बोला। वाह, यह भी कोई पूछने की बात है? सदा नहा कर आता हूँ, गर्मी सर्दी मेरा यह नियम है। प्रभात फेरी पर तो नहाए बिना किसी को आना ही नहीं चाहिए। कश्मीरी लाल, तू अपनी बता, तूने मुंह भी धोया है या नहीं? तभी दूर ढलान की ओर से फिर आवाज़ आई, लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट लेफ्ट। लो, जरनैल भी पहुंच गया, बख्शी ने कहा और सभी हंस पड़े। लैंप की रोशनी सबसे पहले उसके फटे जूतों पर पड़ी। कुछ पता नहीं चलता था कि वे स्लीपर थे या जूते थे। जूतों के लगभग 6 इंच ऊपर खाकी पतलून शुरू होती थी, उसके ऊपर खाकी कोट जिस पर गांधी और नेहरू के जितने तमगे जरनैल को मिल सकते थे उसने लगा रखे। साथ में रंगीन थिगलियाँ, डोरे, सूखे हुए बुढ़ाऊ शरीर पर मुचड़ा हुआ खाकी कोट लटक रहा था। ऊपर खसखस दाढ़ी, मुची खुची और सबसे ऊपर मूंगिया रंग की पगड़ी। जरनैल ही एक ऐसा आदमी था जो आंदोलन हो या ना हो जेल जाता रहता था। जलसे हो या ना हो शहर में स्वयं तकरीरें करता फिरता था। हर आए दिन शहर में कहीं ना कहीं उसकी पिटाई हो जाया करती थी। बगल में छोटा सा भेद दबाए वह सदा कभी एक मोहल्ले में कभी दूसरे मोहल्ले में घूमता नजर आता था। मुनादी करने के लिए तांगा निकलता तो तांगे में बैठने वाले 3 आदमियों में से एक आदमी ज़रूर जरनैल हुआ करता था। जरनैल हुआ करता था मतलब कि जरनैल की बातों का बताने वाला, जरनैल की बातों को समझने वाला व्यक्ति हुआ करता था। जलसा शुरू होने पर सबसे पहले जरनैल की तकरीर होती थी, जिसमें उसकी खोखली फुसफुसाती आवाज़ केवल आगे बैठे चंद आदमियों तक ही पहुंच पाती थी। जरनैल के पहुंचते ही कश्मीरी लाल ने चुटकी ली। जरनैल कल जलसे में से भाग क्यों गए थे? जरनैल ने आवाज़ पहचान कर अपनी छोटी छोटी आँखों से कश्मीरी लाल को घूर कर देखा और पेट बगल में दबाते हुए बोला, मैं सुबह सुबह तुम जैसे आदमी के मुंह नहीं लगना चाहता, दूर रहो तुम। बख्शी ने कश्मीरी लाल को रोका, यह कौन सा वक्त है छेड़खानी करने का? बस चुप रहो तुम। पर जरनैल बिफर उठा था, मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूँगा। तुम्हारा कम्युनिस्टों के साथ उठना बैठना है, मैं जानता हूँ। देवदत्त कम्युनिस्ट के साथ कुबड़े हलवाई की दुकान पर मैंने तुम्हें छैना मुर्गी खाते देखा है। बस बस ठीक है जरनैल, और पर्दाफाश नहीं करो, बख्शी ने समझाते हुए कहा। इतने में चौड़े पाँचों वाला पाजामा फड़फड़ाते हुए शंकर लाल पहुँच गया। अंधेरे में प्रभात की पीलिमा मिलने लगी थी। दाएं हाथ बैंक की ऊंची दीवार पर से अंधेरे की एक और परत झरकर गिर गई थी। सड़क के पार आर्य स्कूल की इमारत में हलवाई की अंगीठी में से धुआं उठने लगा था। बगल वाली गली में से हवाखोरी के शौकीन खखाते, छड़ी ठकोरते किसी किसी वक्त निकलने लगे थे। कहीं कहीं कोई महिला
मुंह सिर लपेटे गुरुद्वारे की ओर जाती नजर आती। बख्शी जी ने हाथ में पकड़े हरिकेन लैंप को ऊपर उठाया और फूंक मारकर बत्ती बुझा दी। क्यों? हम पहुँचे हैं बख्शी जी, तो आपने बत्ती ही गुल कर दी, बत्ती ही गुल कर दी। शंकर मुनादी वाले ने कहा, क्यों? तूने मेरा चेहरा देखना है या मेहता जी का देखना है? बख्शी जी बोले, तेल ज़ाया होता है, यह कांग्रेस कमेटी का लैंप नहीं है, मेरा अपना लैंप है। कांग्रेस कमेटी से तेल की मंजूरी ले लो, मैं इसे दिन रात जलाए रखूँगा। इस पर दबी आवाज़ में कश्मीरी लाल की पीछे खड़े शंकर बोला, सिगरेटों के लिए आपको मंजूरी की ज़रूरत नहीं थी, नहीं तो मिट्टी के तेल के लिए क्यों होगी? वाकई बख्शी जी ने सुन लिया, पर जहर का घूंट पीकर चुप बने रहे। ऐसे लोगों के मुंह लगाना अपना अपमान करना था। आप तो मालिक हैं बख्शी जी, आपको मंजूरी की क्या ज़रूरत है? आपके हुक्म के बिना तो चिड़ी नहीं फड़क सकती। शंकर बोला, फिर मेहता जी की ओर मुखातिब होकर बोला, जय हिंद मेहता जी। जय हिंद, मैंने आपको देखा ही नहीं, तुम अब हमें कहाँ देखते हो शंकर, तुम्हारे पाँव 12 हैं। आज आप अपना बैग नहीं लाए, बैग की प्रभात फेरी में क्या ज़रूरत है? क्वेश्चन। वाह जी, बैग की सभी जगह ज़रूरत रह सकती है, बीमा का ग्राहक भी फंस सकता है। मेहता जी चुप रहे। कांग्रेस का काम करने के साथ साथ वह बीमा का काम करते थे। कभी जबान भी बंद किया कर शंकर, मेहता जी तेरे से तिगुनी उम्र के हैं, बड़ों को बड़ा समझते हैं। बख्शी जी ने कहा, मैंने क्या कहा है? मैंने यही पूछा है ना कि बैग नहीं लाए। मैंने यह तो नहीं पूछा कि सेठी से 50,000 का बीमा मिला या नहीं। शंकर ने तीर छोड़ दिया। आमतौर पर शंकर इस ढंग से लगा कर बात नहीं करता था। मुंहफट आदमी था, जली कट्टी मुंह पर सुनाता था, पर 50,000 की बीमा वाले चोट बहुत बुरी थी। मेहता जी ऐसे सहमे कि एक सब मुंह से नहीं कह पाए। मेहता जी छोटी हस्ती नहीं थे, कुल मिलाकर 16 बरस जेलों में काट कर आए थे और जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान थे और सबसे उजली खादी पहनते थे। उन पर यह आरोप लगाना बड़ी हिमाकत थी, पर अरसे से अफवाह चली आ रही थी कि सेठी ठेके वाले का 50,000 का बीमा उन्हें मिलने वाला है और इसके एवज मेहता जी सेठी को चुनावों में कांग्रेस का टिकट दिलवाने वाले हैं। यह तो भौंका है मेहता जी, इसकी बात को बस सुन छोड़ा करो। मैंने यह तो नहीं कहा कि मेहता जी ने टिकट का वादा किया है। टिकट देने का अख्तियार तो प्रांतीय कमेटी को है और सिफारिश जिला कमेटी करेगी। अंदर खाते प्रधान हैं, खाते प्रधान और मंत्री फैसला कर लें तो अलग बात है, पर वह काम हम नहीं करने देंगे। दोनों प्रधान और मंत्री खड़े सुन रहे हों। बड़े बड़े ठेकेदारों को टिकट मिलने लगा तो बस कांग्रेस खाते ही समझो। मेहता जी वहाँ से हटकर कश्मीरी लाल से बातें करने लगे। बख्शी जी ने एक और सिगरेट सुलगा ली। शंकर की ओर मेहता जी की वास्तव में पटती नहीं थी। यह उस दिन से नहीं पटती थी जब से लाहौर में होने वाले एक सम्मेलन में, जिसमें नेहरू जी भाग लेने वाले थे, जिला कमेटी की ओर से कुछ प्रतिनिधि भेजे गए थे और मेहता जी ने शंकर का नाम उस लिस्ट में नहीं लिया था। शंकर फिर भी लाहौर पहुंच गया था और सम्मेलन में भाग लेता रहा। इतना ही नहीं, सम्मेलन के दौरान विशाल पैमाने पर एक सहभोज का आयोजन किया गया था, जिसमें नेहरू जी शरीक हुए थे। सभी प्रतिनिधियों से इस सहभोज के लिए 8-8 आने के लिए गए थे। अपने प्रतिनिधियों का चंदा मेहता जी ने कांग्रेस फंड में से दिया था। वहाँ भी शंकर का चंदा उन्होंने देने से इनकार कर दिया। शंकर बहुत बिगड़ा और बावजूद मेहता जी की उपेक्षा के सहभोज में शामिल हुआ था और मेहता जी के ऐन सामने पात में बैठा था और भूखे भेड़िए की तरह खाने पर टूटा था।
हाथ भी सने हुए और भी, और दाल सब्जी